धन्यवाद दोस्तों, कहानी को इतना प्यार देने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी है बिन चाही मोहब्बत और इस कहानी के 9 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। ये 10वां पार्ट है। तो चलिए दोस्तों, कहानी के इस 10वें पार्ट को शुरू करते हैं। अच्छा तो बताओ, क्या कह रहे हैं? पहले फेरे के साथ लड़की यानी कि दुल्हन अपने होने वाले पति से कहती है, यदि आप कभी तीर्थ यात्रा को जाओ तो मुझे भी अपने संग लेकर जाना। कोई व्रत उपवास अथवा धार्मिक कार्य आप करें तो मुझे अपने बाएं भाग में अवश्य स्थान दें। यदि आप ऐसा स्वीकार करते हैं तो मैं आपके बाएं भाग में आना स्वीकार करती हूँ। ये 7 वचनों में पहला वचन है। मैं वचन देता हूँ, मेरी जिंदगी का कोई भी शुभ काम तुम्हारे बिना अधूरा ही रहेगा। भूमिका चौंक कर उसकी तरफ देखने लगती है। आकाश ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया। चलो आगे बताओ, आप क्या कह रहे हैं पंडित जी? आकाश बोला। दूसरे वचन में लड़की अपने होने वाले पति से कहती है, जिस तरह मैं अपने माता पिता का सम्मान करती हूँ उसी तरह से आपके माता पिता का भी सम्मान करूंगी और घर की मर्यादा के अनुसार धर्मानुष्ठान का निर्वहन करूंगी। मेरी ही तरह आप भी मेरे माता पिता का सम्मान और घर को अपना मानेंगी। तो मैं आपके बाएं भाग में आना चाहूंगी। आकाश ने उसके हाथ को अपने हाथ में लिया, भूमिका की माँ पिता की तरफ देखा और बोला, मैं वचन देता हूँ, मैं तुम्हारे पेरेंट्स का दामाद नहीं बेटा बनकर रहूंगा। उनके हर सुख दुख में बेटे की तरह उनका साथ दूंगा। भूमिका एक टक बिना पलक झपकाए उसे देखती जा रही थी। तीसरा फेरा शुरू हो गया था। अनीता आगे चल रही थी, उसका पति उसके पीछे चल रहा था। तीसरे फेरे में लड़की यह कहती है कि आप मुझे यह वचन दें कि आप जीवन की तीनों अवस्थाओं, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था में मेरा पालन करते रहेंगे, तो ही मैं आपके बाएं भाग में आने को तैयार हूँ। आकाश ने बहुत रोमांटिक तरीके से उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा, जब तक मेरी सांसें चल रही हैं तब तक तुम मेरी सबसे खूबसूरत जिम्मेदारी हो। मैं जिंदगी भर तुम्हारा साथ निभाऊंगा। भूमिका भूमिका की आंखें भर आई। उसकी सांसें उलझी हुई सी चल रही थी। चलो आगे बताओ बेबी। अब तक आप घर परिवार की चिंता से पूर्णतः मुक्त थे। अब जबकि आप विवाह के बंधन में बंधने जा रहे हैं तो भविष्य में परिवार की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति का दायित्व आपके कंधों पर है। यदि आप इस भार को वहन करने की प्रतिज्ञा करें तो ही मैं आपके बाएं आऊंगी। तुम्हारी और हमारे फ्यूचर बेबीज की सारी डिमांड्स पूरी करना मेरी ड्यूटी रहेगी मैडम। मैं अपनी प्यारी सी फैमिली को कभी कोई कमी नहीं होने दूंगा। आई प्रॉमिस यू। 5वें फेरे की शुरुआत हो चुकी थी। आकाश और भूमिका भी उसी मंडप में मन के फेरे लगा रहे थे। हर फेरे के साथ भूमिका खुद को आकाश के और करीब महसूस कर रही थी। वो जितना खूबसूरत पल था उतना ही भावुक भी था। अच्छा अच्छा, आगे बताओ। इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। 5वें फेरे में लड़की अपने होने वाले पति से कहती है कि अपने घर परिवार के कार्यों में लेन देन और अन्य किसी खर्च के लिए मेरी सलाह लेने और उसे अहमियत भी देने का वचन देते हैं तो ही मैं आपके बाएं भाग में आना चाहूंगी। मैं वचन देता हूँ, मेरी निजी जिंदगी से जुड़ा कोई भी डिसीजन तुम्हारी एडवाइस के बिना नहीं लूंगा। भूमिका की खुशी उसकी आंखों से बह रही थी। वो पूरे समाज की परवाह किए बिना वही मंडप के एक कोने में आकाश के सीने में समाई हुई थी। आकाश ने उसके हाथों को थाम रखा था। छठे फेरे में लड़की अपने होने वाले पति से कहती है। भूमिका चुप हो गई। आकाश उसकी तरफ देखने लगा। भूमिका की भरी हुई आंखें बह निकली। आकाश ने उसका चेहरा अपनी हथेली में लेते हुए कहा, क्या हुआ भूमिका, बोलो ना। लड़की अपने पति से कहती है कि अगर मैं अपनी सहेलियों या अन्य स्त्रियों या समाज के बीच बैठी हूँ तब आप वहाँ सबके सामने किसी भी कारण से मेरा अपमान नहीं करेंगे। बोलते बोलते भूमिका की आवाज़ रूंध गई। आकाश को एक एक करके वो सारे पल याद आने लगी जब जब उसने भूमिका को भरे समाज में बेइज्जत किया था। वो भूमिका को चारों ओर से बाहों में जकड़ लेता है और उसके कान के पास आकर कहता है, मैं वादा करता हूँ आज के बाद कभी भी किसी भी वजह से मैं किसी के भी सामने तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं कहूँगा जिससे तुम इंसल्ट फील करो। भूमिका, मैंने जो कुछ भी पहले किया मैं उसके लिए शर्मिंदा हूँ और हमेशा रहूँगा। मैं जानता हूँ मैं माफ़ी के लायक नहीं हूँ, लेकिन हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। भूमिका ने उसकी बाहों को कसकर पकड़ लिया और उसकी आंखों में झांकने लगी, मानो कह रही हो, आपने वचन आज दिया है, उससे पहले जो भी किया उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वचन अधूरा है अभी, दूसरा हिस्सा नहीं सुनेंगे? हाँ हाँ बोलो मेरी जान।
यदि आप किसी भी प्रकार के दुर्व्यसन से अपने आप को दूर रखें, तो ही मैं आपके बाएँ आना स्वीकार करती हूँ। आकाश सर खुजलाने लगा। उसने पीने का इशारा करते हुए कहा, "यू मीन आई कांट ड्रिंक?" अब क्या पीना भी बंद करना पड़ेगा? जी, बिल्कुल। चलिए, वचन दीजिए, आप शराब नहीं पिएँगे कभी। आकाश खिसियाते हुए उसकी तरफ देखकर हँसने लगा। "यू आर लाइंग" ऐसा कोई वचन नहीं बताते पंडित जी। जाइए, पूछ लीजिए पिताजी से। हुँ। अब ये क्या है यार? थोड़ा-सा तो ड्रिंक करता हूँ मैं। भूमिका बस उसे देखकर मुस्कुराए जा रही थी। जैसी आपकी मर्ज़ी। भूमिका उसके सीने से थोड़ा दूर होते हुए बोली। उसके दूर हटते ही आकाश ने उसका हाथ पकड़कर वापस उसे अपने सीने से सटा लिया। देखो, हमारी ज़िंदगी की नई खूबसूरत शुरुआत पर मैं कोई झूठा वादा नहीं करना चाहता। मैं वचन देता हूँ कि धीरे-धीरे करके मैं अगले कुछ सालों में पूरी तरह ड्रिंक करना छोड़ दूँगा। अचानक से नहीं होगा भूमिका। प्लीज़ मेरी बात मान जाओ। भूमिका ने मंडप में बैठे सभी लोगों से नजरें चुराकर आकाश के हाथों को अपने होठों के पास ले जाकर चूम लिया। आखिरी फेरा खत्म हो चुका था। अरे, तुम्हारे चक्कर में हम लोग लेट हो गए। जल्दी से बताओ, लास्ट फेरे में क्या बोला पंडित जी ने? अंतिम वचन के रूप में लड़की अपने होने वाले पति से यह वचन मांगती है कि आप पराई स्त्रियों को माता के समान समझेंगे और पति पत्नी के आपसी प्रेम के मध्य अन्य किसी को भागीदार ना बनाएंगे। यदि आप यह वचन मुझे दे, तो ही मैं आपके बाएं भाग में आना स्वीकार करती हूँ। वचनों की आड़ में तुम अपनी निजी ख्वाहिशें पूरे करवा रही हो। अरे मेरे भोलेनाथ, जब आप किसी लड़की को उसकी पूरी दुनिया से अलग करके अपने साथ ले जाएंगे, तो आपको उसे ये वचन देना ही होगा कि वो नई दुनिया कभी किसी तीसरे के कारण बर्बाद नहीं होगी। और यही सातवां और आखिरी वचन है। आकाश ने उसे आंख मारी। अरे यार, सारी गर्ल्स को मदर सिस्टर मानना जरूरी है क्या? भूमिका को उसकी खुरापात समझ आ गई। उसने आकाश को घूर कर देखा। हम्म, मतलब आई स्वेयर मैं पक्का हमारी छोटी सी क्यूट सी लाइफ में किसी थर्ड पर्सन को नहीं आने दूंगा बेबी। भूमिका मुंह बिचकाकर वैसे ही बैठ गई। ये तो बीच बीच में अंग्रेजी की गिटर पिटर कर जाते हैं, वो हमारी समझ में तो नहीं आता, लेकिन हम मान लेते हैं आपने हमें ईमानदारी से वादा किया ही होगा। हाय मेरी जान, तुम्हें मैं खुद इंग्लिश सिखा दूंगा, फिर तुम भी मेरी तरह गिटर पिटर कर लेना। दोनों पूरी दुनिया से बेफिक्र एक दूसरे की बाहों में गुम थे। अच्छा, आगे बताओ। अब क्या बताऊं? सातों फेरे तो हो गए, ये दोनों पति पत्नी हो गई। अब अनीता का पति उसे मंगलसूत्र पहनाकर उसकी मांग भरेगा, जिसका मतलब है कि उसे अनीता की सारी मांगे मंजूर हैं और वो 7 वचन पूरे करने के लिए तैयार है। मतलब लड़कियां कोई वचन नहीं देती? ये तो चीटिंग है यार। सारे प्रॉमिस मुझसे करवा लिए। गंदी लड़की हो तुम। नहीं देती। आप हमें विदा कराने आए हैं, हम आपको विदा नहीं कराते। इसलिए आपको हमारे वचन भरने होते हैं। जिस दिन से दुल्हों को विदाई होगी, तो वचन दुल्हनों से भरवाए जाएंगे। मैं अपनी फैमिली को कभी नहीं छोड़ सकता। मुझ में इतनी डेयरिंग नहीं है। भूमिका नम आंखों से अपनी मम्मी पापा को देखने लगी। आकाश उसकी फीलिंग समझ रहा था। उसने भूमिका को अपनी बाहों में जकड़ लिया और उसके माथे को चूमते हुए कहा, मैं तुम्हें तुम्हारे परिवार की कमी कभी महसूस नहीं होने दूंगा भूमिका। दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले बैठे थे। इधर मंडप में अनीता को मंगलसूत्र पहनाकर उसकी मांग भर दी गई थी। इधर भूमिका की मांग में भरा लाल सिंदूर आज और भी ज्यादा चमक रहा था। व्हाट्सएप पर मैसेज आ रहा था। आकाश ने मैसेज खोला। अमर ने उसकी और भूमिका की मंडप में बैठी हुई ढेर सारी फोटोज भेजी थी। आकाश ने एक क्यूट सी इमोजी उसे भेज दी। अगली सुबह अनीता विदा हो गई थी। घर में इतने दिनों के शोर शराबे और चहल पहल के बाद आज आज एकदम सन्नाटा था। मेहमान एक एक करके घर से विदा किए जा रहे थे। क्योंकि अगले दिन फैक्ट्री की जमीन का भूमि पूजन होना था, इसलिए आकाश और उसका परिवार अभी गांव में ही रुका था। पूरे दिन घर की व्यवस्थाएं की गई और थके हुए परिवार ने जमकर आराम किया। अगले दिन भूमि पूजन के लिए पूरा घर तैयार हुआ। आकाश और उसका परिवार भूमि पूजन के बाद वहीं से अपने घर के लिए निकलने वाला था, इसलिए आकाश और भूमिका ने अपनी सारी पैकिंग भी कर ली थी। आकाश कार में भूमिका का वेट कर रहा था। भूमिका ने सुर्ख लाल रंग की जॉर्जेट की साड़ी और लाल चूड़ियों का सेट पहना हुआ था। बालों की लंबी सी चोटी उसकी कमर तक झूल रही थी।
और मांग के बीच में भरा सिंदूर उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहा था। आकाश उसकी खूबसूरती में खोया हुआ था। भूमिका कार में बैठते ही सीट बेल्ट खोजकर बांधने लगी। आकाश ने उसे पकड़कर सीट बेल्ट उसके हाथ से छीन ली। अरे अरे, अमर ने बोला था, ये लगाना बहुत ज़रूरी होता है। अमर की ऐसी की तैसी। वो उसके ऊपर झुका और सीट बेल्ट बांधने लगा। भूमिका अपने पेट पर गुदगुदी सी महसूस कर रही थी। आकाश जानबूझकर अपनी उंगलियां उसके पेट पर फिरा रहा था। भूमिका को हंसी आ रही थी। आकाश ने अपने होठों को उसके गालों पर रख दिया। तुम इतनी हंसती क्यों हो? आकाश ने उसके गाल को अपने होठों से सहलाते हुए कहा। क्योंकि मुझे हंसी आ ही जाती है। मैं क्या करूं? भूमिका ने बहुत ही मासूम चेहरा बनाकर कहा। आकाश उसके बाल कान के पीछे करता हुआ उसके होठों की तरफ बढ़ जाता है। सुनिए, मम्मी पापा पीछे वाली कार में ही हैं। चलिए वरना वो आ जाएंगे। आकाश उसके ऊपर से हटता इससे पहले ही कार के शीशे पर नोक हुआ। अगर रोमियो ने जूलियट की सीट बेल्ट बांध दी हो तो क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अमर खुराफाती हंसी हंसते हुए बोला। भूमिका और आकाश दोनों एक साथ बोल पड़े। तुम? क्यों? क्योंकि मॉम डैड की कार में भूमिका के मम्मी पापा बैठे हैं, इसलिए हम लोगों को अपने टेस्टी कबाब में इस हड्डी को ज़बरदस्त घुसेड़ना पड़ेगा। और एक्चुअली एक नहीं दो हड्डियां हैं। भूमिका का भाई भी हमारी कार में ही आएगा। आकाश ने बाहर देखा। अमर के पीछे खड़ा कमल दांत निपोरकर हंसे जा रहा था। आकाश को लगा था वो और भूमिका अकेले कार में जाएंगे, दो दो जोकर को भी साथ ले जाना होगा। ये सोचकर उसका मुंह बन गया। खैर, दोनों कार में बैठ गए। कमल को तो बस कार में बैठने का आनंद लेना था। वो आराम से सीट पर पसर कर बैठ गया। जीजा कोई गाना चलाओ बढ़िया वाला अपने टीवी पर, कमल ने कहा तो आकाश ने एली गोल्डीज का लव मी लाइक यू डू सॉन्ग प्ले कर दिया। ये गाना वो भूमिका को सुनाना चाहता था। सॉन्ग प्ले करने के बाद वो भूमिका की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। भूमिका भी उसे देखकर अजीब तरह से मुस्कुरा रही थी। कैसा लगा? आकाश ने भूमिका से धीरे से पूछा। का गाना और क्या, ये गाना है। हमें लगा लड़की अंग्रेजी में समाचार सुना रही है। आकाश को गुस्सा आ रहा था। उसने भूमिका को देखकर गंदे से मुंह बना दिया। गाना कमल और भूमिका दोनों के सिर के ऊपर से जा रहा था। कमल बगल में बैठे अमर से बोला। काहे भैया, ये लोंडिया रोए काहे रही है? उसका मर्द उसे छोड़कर भाग गया क्या? आकाश ने गाड़ी रोकी और अपना सिर पीट लिया और वो कमल के गले से पकड़ने के लिए आगे बढ़ा ही था कि अमर बीच में आ गया। अरे अरे भैया, कूल कूल। अमर समझ गया ये दोनों के टाइप वाला सॉन्ग नहीं है। वो झट से बोला, भैया मेरा ब्लूटूथ कनेक्ट कीजिए, मैं सॉन्ग प्ले करता हूँ। आकाश ने कर दिया और अमर ने यूट्यूब खोलकर तेरी आंखों का यो काजल बजा दिया। भूमिका खुशी के मारे उछल पड़ी और उसके बाद भूमिका, कमल और अमर ने आकाश की कार को डांस फ्लोर समझकर वो उत्पात मचाया कि बेचारे आकाश की गाड़ी चलना दूभर कर दिया। आकाश को कमल और अमर पर गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन वो भूमिका को बेफिक्री से डांस करते देख मुस्कुरा रहा था। आकाश ने भूमिका का हाथ पकड़कर खींचा। वो बिल्कुल उसके चेहरे के करीब आ गई। आकाश उसके कान में फुसफुसाते हुए बोला, घर पहुंचकर तुम्हें मेरे लिए बिल्कुल ऐसे ही डांस करना होगा, सिर्फ मेरे लिए। अच्छा जी। हाँ जी भूमिका जी, आपको घर पहुंच मेरे लिए और भी बहुत कुछ करना होगा। उसकी मदहोशी भरी आवाज़ ने भूमिका के बदन में गुदगुदी सी कर दी। वो शर्मा कर पीछे हटकर सीट पर बैठ गई। अमर, जो जासूसी भरे अंदाज में सीट से लटक कर उन दोनों की बातें सुनने की कोशिश कर रहा था। कमल ने उसकी टी शर्ट खींचते हुए कहा, उई देखो भैया कौवा। कमल ने भूमिका और आकाश की बातें सुन रहे अमर की खोपड़ी पकड़कर कार की खिड़की के पास घुमा दी। आकाश और भूमिका दोनों मुड़कर पीछे देखने लगे। अभी कौवा नहीं देखा क्या मैंने अपनी जिंदगी में? अमर कमल को झिड़कता हुआ बोला। हाँ तो कबूतर कबूतरी भी तो बहुत देखे होंगे ना, काहे उनकी गुटरगू में टांग अड़ा रहे हो? कमल ने चोर नज़र से भूमिका आकाश को देखते हुए कहा तो अमर की हंसी छूट गई। अचानक कमल को कुछ याद आया और वो आकाश के कान के पास आकर धीरे से बोला, जीजा, आप चौहान साहब से मिलने को बोले थे, आज ही मिल लो। राज कहीं बाहर गया है, जल्दी ही लौटेगा। अच्छा किया बता दिया।
मैं तो भूल ही गया था। सब फैक्ट्री वाली जमीन पहुंच गए थे। पंडित जी ने अनूप और सोनल को एक साथ पूजा के लिए बैठने को कहा। ये जमीन मैंने अपने बेटे के लिए ही खरीदी थी, इसलिए फैक्ट्री की नींव वही रखेगा। आकाश ने भूमिका को अपने बाएं बैठने का इशारा किया। जैसे ही भूमिका उसके करीब बैठी, आकाश उसके कान में बोला, देखो, मैंने शादी का पहला वचन निभा दिया। ये हमारी शादी के बाद पहला शुभ काम है जिसमें तुम मेरी हिस्सेदार हो और आगे भी रहोगी, हमेशा। भूमिका को बस अपने सारे ख्वाब पूरे होते नजर आ रहे थे। उसने हमेशा यही तो चाहा था, जो अब उसे पूरे हक से मिल रहा था। तभी पूजन के बाद अनूप पंडित जी से बोले, बस भाई साहब, अब हम लोग हाईवे तक तो आ ही गए हैं, यहीं से शहर चले जाएंगे, फिर जल्द मुलाकात होगी आपसे। आकाश को अभी कुछ काम करना बाकी था। आखिर उसे उदय सिंह से मुलाकात जो करनी थी। उसने बीच में ही टोक दिया, डैड, मेरा कुछ काम बाकी रह गया है। मैं सोच रहा था आज भर में निपटा कर कल घर आता हूँ। सब हैरानी से उसे देखने लगे। भाई, आपको राधा की फैमिली से भी मिलना है, आप भूल रहे हैं शायद। मैं कल सुबह घर आकर सबसे पहले वहीं जाऊंगा। भाई, कल एंगेजमेंट है, आप इतनी जल्दी सब मैनेज कैसे कर पाओगे? तुझे मुझ पर भरोसा है ना? इन सब की बातचीत चल ही रही थी कि भूमिका के पिताजी बोल पड़े, अरे भाई साहब, जब आकाश बाबू को काम है तो आप सब भी एक दिन हमारे साथ रुक जाइए। वैसे भी शादी की भागदौड़ में आपकी मेहमान नवाजी भी नहीं कर पाए। अनूप ने थोड़ी नानुकर तो की, लेकिन पंडित जी के बार बार कहने पर वो मान गए और सबके साथ वापस गांव लौट आए। वापस आते ही आकाश कमल के साथ कार में बैठकर चौहान साहब की हवेली की तरफ चल पड़ा। घर में काफी चहल पहल थी। घर की सजावट की जा रही थी, मानो किसी बड़े फंक्शन की तैयारी चल रही हो। कमल को कुछ खास नहीं पता था। दोनों अंदर पहुंचे। एक भारी भरकम रोबदार व्यक्तित्व वाला, बड़ी बड़ी मूछों वाला इंसान झक सफेद कुर्ते पजामे में हवेली के मुख्य हॉल में बीचों बीच सोफे पर बैठा हुआ था। यही यही है जमींदार साहब, कमल ने धीरे से आकाश के कानों में आकर कहा। जैसे ही कमल ने आकाश को जमींदार साहब के स्वभाव के बारे में बताया था, आकाश ने आगे बढ़कर सम्मान सहित उनके पैर छू लिए। वे इस तरह एक अजनबी नौजवान को पैर छूते देख चौंक गए। कमल पीछे खड़ा था। आप आप कौन? पहचाना नहीं मैंने, उदय सिंह जी बोले। मैं आकाश सिंह सोलंकी, अनुप ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री का मैं एमडी, साथ ही यहाँ के मुखिया जी का दामाद हूँ। आपके बारे में बहुत सुना था, मिलने की इच्छा हुई तो चला आया। आकाश सिंह सोलंकी सुनते ही उदय सिंह थोड़ा गंभीर तो हुए, लेकिन फिर बहुत कोमलता से आकाश को बैठने के लिए बोला। जी कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आकाश घर की सजावट देख रहा था। वो हंसते हुए बोला, लगता है कुछ गलत टाइम पर आ गया। आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया? नहीं नहीं, मेरी बेटी शहर से वापस आई है, कल उसकी गोद भराई है, बस उसी की तैयारियां चल रही है। अभी बातचीत चल ही रही थी कि सुंदर से हल्के नीले रंग के अनारकली कुर्ते और लेगी में ठाकुर साहब की बेटी चाय नाश्ते की ट्रे लेकर हॉल में आई। उस पर नजर पड़ते ही आकाश के मुंह से निकला, तुम? आकाश चौंक कर रह गया। सर आप? वो लड़की भी चौंकते हुए बोली। माहौल उलझन भरा हो चुका था। दरअसल उदय सिंह जी की बेटी और राज की बहन और कोई नहीं बल्कि आकाश की पर्सनल असिस्टेंट राधा थी। राधा बेटा, तुम इन्हें जानती हो? ठाकुर साहब ने अपनी बेटी से पूछा। हाँ पापा, ये मेरे मेरे बॉस हैं। उदय सिंह ये जानकर घबरा गए कि भूमिका का पति राधा का बॉस है। कहीं कहीं ना कहीं उसके मन में राज का डर समाया हुआ था। वो जानते थे राज ये जानकर जरा भी खुश नहीं होगा। वो तो पहले से ही राधा की नौकरी करने के खिलाफ था। राधा भी आकाश को वहां देखकर घबरा गई। वो अपने भाई का नेचर अच्छी तरह से जानती थी। कहीं राज आकाश को कुछ उल्टा सीधा ना बोल दे। वो आकाश की बहुत इज्जत करती थी, लेकिन राधा और राधा के पिता दोनों में कोई भी नहीं जानता था कि आकाश और राज की एक खतरनाक मुलाकात पहले ही हो चुकी थी, जिसमें आकाश ने राज को धूल चटा दी थी। आकाश ने सबके चेहरे पढ़ लिए थे। वहां खड़े हर शख्स के चेहरे पर राज का डर साफ दिख रहा था। वजह थी आकाश का मुखिया जी के परिवार से संबंध होना, जिनसे राज की हमेशा से दुश्मनी रही। उससे भी बड़ी वजह थी कि वो भूमिका का पति था, जिसे राज बचपन से चाहता था। राधा,
तुमने अपने पिता को सब कुछ बताया क्यों नहीं? आकाश ने सख्त लहजे में पूछा। वो कहाँ उदय सिंह जी से राज के बारे में बात करने आया था, लेकिन राधा को देखते ही उसका ट्रैक चेंज हो गया। उदय सिंह ने हैरानी से राधा से पूछा, ये किस बारे में बात कर रहे हैं राधा बेटा? राधा के चेहरे पर पसीना साफ झलक रहा था। वो अपने पिता की तरफ देखकर और घबरा गई और आकाश को चुप रहने का इशारा करने लगी। लेकिन आकाश ने चुप न रहने की ठान ली थी। बोलो, तुम बताओगी या मैं बता दूं? जल्दी बोलो। राधा के गले से टप टप कर पसीने की बूंदें टपक रही थी। बहुत हिम्मत करके उसके गले से आवाज निकली, सर, सर आप वापस चले जाइए। यहाँ आपका रहना ठीक नहीं है। नहीं, अब तो मैं यहाँ से सारी बातें क्लियर करके ही जाऊंगा। आकाश से ज्यादा जिद्दी इंसान तो इस दुनिया में दूसरा भगवान ने बनाया ही नहीं था। और राधा उसका स्वभाव बखूबी जानती थी। राधा का पूरा शरीर डर के मारे कांप रहा था। तो बताइए, क्या बात है? उदय सिंह जी आकाश से मुखातिब होते हुए बोले। आपने अपनी बेटी से पूछा है कि वो इस शादी के लिए तैयार है भी या नहीं? उदय सिंह उसकी बात सुनकर हंसने लगे। आकाश को उनका व्यवहार बहुत अजीब लगा। अब ब्याह के लिए भी हमें अपनी लड़की से इजाजत लेनी होगी? इतने बुरे दिन नहीं आए हैं हमारे कि हमें अपनी लड़की से पूछना पड़े कि वो किसके घर जाएगी। उदय सिंह जी की इतनी पिछड़ी सोच देखकर आकाश भौचक्का रह गया। उसके गुस्से का पारा धीरे धीरे चढ़ने लगा था। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। भला शादी के लिए भी कोई लड़की से पूछता है क्या? ये तो भेड़ बकरियां हैं ना, उठाओ और किसी के भी खूंटे से बांध आओ। इसमें इच्छा, उम्मीदें जैसा कुछ होता ही कहाँ है। इन्हें तो बस शादी करके बच्चे पैदा करने हैं और अपनी पूरी जिंदगी घर की चार दीवारों में कैद रहना है बस। इसीलिए तो भगवान ने लड़कियां बनाई है। सही कह रहा हूं ना मैं चौहान साहब? आकाश के व्यंग बाण सीधा उदय सिंह जी के सीने में उतर रहे थे। उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। देखिए आकाश, माँ बाप की जिम्मेदारी लड़की का अच्छा पढ़ाना लिखाने की होती है, जो मैंने पूरी कर दी। शहर भेज दिया, अपनी इच्छा से उसने नौकरी भी कर ली। हमें गर्व है कि हमारी बेटी ने हर जगह हमारा मान रखा। अब हम अच्छा परिवार देखकर उसका रिश्ता करा रहे हैं। इसमें आपको क्या कष्ट है? उदय सिंह ने बोला। आकाश राधा को देखे जा रहा था। राधा भूत बनी सब सुन रही थी। आकाश को विश्वास नहीं हो रहा था कि जो लड़की ऑफिस में इतनी सिंसियरिटी से हर बात क्लाइंट को समझाती है, वो यहाँ अपनी पूरी जिंदगी के सवाल पर चुप्पी साधे खड़ी है। आकाश को राधा पर भी गुस्सा आ रहा था। उसे कमल की कही हुई बातें याद आने लगी। जमींदार साहब ने अपनी लड़की शहर भेज दी ताकि राज की परछाई से दूर रख सके। हाँ, अगर वो छोटी सोच वाले इंसान होते तो अपनी लड़की को शहर नहीं भेजते, इतनी छूट नहीं देते। आकाश ने बहुत धैर्य धरकर सोचा, फिर ठाकुर साहब के कंधे से पकड़कर सोफे पर बिठा दिया। सर, मुझे कोई कष्ट, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मुझे एक बात बताइए, आपने अपनी बेटी को शहर भेजकर इतनी अच्छी पढ़ाई किस लिए करवाई थी? ताकि ताकि वो समाज में अच्छा स्थान बना सके, किसी अच्छे पद पर काम कर सके। तो फिर आज आप उसकी शादी ऐसी जगह करा रहे हैं जहाँ कोई उसे शादी के बाद नौकरी नहीं करने देगा। उसकी पढ़ाई लिखाई, उसकी सारी काबिलियत धरी की धरी रह जाएगी। और मैं राधा का बॉस होने के नाते आपको बहुत खुशी से बता रहा हूँ, राधा मेरे ऑफिस की सबसे बेहतरीन एम्प्लॉय है। मैं उसे आगे प्रमोट करना चाहता हूँ ताकि वो और अच्छा कर सके। उदय सिंह उठ खड़े हुए। उन्होंने आकाश के सामने हाथ जोड़ दिए। मुझे माफ़ करिए और आप यहाँ से जाइए आकाश बाबू। ये रिश्ता मेरे लड़के ने तय किया है और मैं उसके आगे कुछ नहीं कर सकता। आकाश को बहुत बुरा लगा। उसने एक बार फिर राधा की तरफ देखा। राधा की आंखों में दर्द दिख रहा था। उसके आंसुओं से उसका चेहरा भरा हुआ था। आकाश समझ गया, बाप बेटी दोनों राज के आगे लाचार हैं। आकाश ने शिष्टाचार पूर्वक आगे बढ़कर उदय सिंह के पैर छू लिए और राधा की तरफ देखकर मुस्कुराया। फिर कमल के साथ बाहर निकल आया। इधर घर पहुंचने के बाद अमर अकेला पड़ गया था। वो घूमते घामते भूमिका के पास पहुंच गया। भूमिका, यार मैं बोर हो रहा हूँ। एक तो भैया भी मुझे अपने साथ नहीं ले गए, दूसरा तुम्हारे भाई को भी ले गए। बताओ कितना अच्छा एंटरटेनमेंट होता है उनके साथ। भूमिका कमरे में पोछा मार रही थी। वो मुड़कर हंसते हुए बोली, बाग घुमाओ पिताजी के साथ। आम के पेड़ फूल रहे हैं, कच्ची आमियाँ खाने को मिलेंगी। तुम चलो ना यार, पिताजी के साथ मज़ा नहीं आएगा। वो कुछ बोलती इससे पहले ही अचानक उसे कुछ याद आ गया।
वो झट से हाथ धोकर आई और बोली, अमर, तुम्हारे भैया बता रहे थे कोई लड़की पसंद की है तुमने। अमर थोड़ा सा चौंक गया, फिर सोचने लगा, ओह, कुछ ही दिनों में इनका रिलेशनशिप इतना सीरियस हो गया कि भैया इनसे अपनी पर्सनल बातें भी शेयर करने लगे। वो मुस्कुराने लगा और बोला, हाँ भूमिका, मैंने तो पसंद कर ली है, बट उस लड़की ने अभी तक मुझे पसंद नहीं किया है। अरे, काहे? इतने अच्छे तो हो तुम। तुम्हें कोई पसंद ना करे तो उसके भाग फूटे हैं। अमर राधा की शादी की बातें याद करके थोड़ा सा उदास हो गया। का हुआ अमर, बताओ ना, वो काहे नहीं पसंद करेगी तुम्हें। अमर उसे बताने ही वाला था कि अभी तक उसने राधा को प्रपोज नहीं किया है, क्योंकि उसे रिजेक्शन से डर लगता है। लेकिन उसके शैतानी दिमाग में फिर से एक खुरापात सूझ गई। वो वो क्या है ना? क्या? बोलो भी। अगर तुम चाहो तो मैं उस लड़की से बात करके उसे समझा सकती हूँ कि तुम इस दुनिया के सबसे अच्छे लड़के हो, तुम्हारे भैया के बाद। अमर ने टेढ़ा मेढ़ा सा मुंह बनाकर गुस्सा जताया तो भूमिका को और तेज हंसी आ गई। बताओ ना, वो लड़की तुम्हें काहे नहीं पसंद करेगी? क्योंकि क्योंकि उस लड़की का भैया पर क्रश है। वो मरती है आकाश भैया पर। उसके आगे और नमक मिर्च मसाला डाल दिया। और क्या है ना भूमिका, भैया भी उसे खूब लिफ्ट देते हैं। बताओ भूमिका, ऐसे में मैं कैसे अपनी मोहब्बत हासिल कर पाऊंगा? अमर ने बोला और मुंह दबाकर हंसने लगा। बेचारा अमर इस बात से अनजान था कि राधा के नाम पर पहले ही कोई कांड हो चुका है और अब तो वो पूरी महाभारत की स्क्रिप्ट भूमिका के छोटे से दिमाग में घुसेड़ चुका था। भूमिका कमर पर दोनों हाथ रखकर बिल्कुल छोटी सी एंग्री बर्ड लग रही थी। आने दो तुम्हारे भैया को, देख लूंगी इन्हें। इधर आकाश ठाकुर साहब की हवेली से निकलकर कार में बैठा ही था कि स्टीयरिंग पर हाथ रखकर वो जोर जोर से हंसने लगा। पास बैठा कमल डर ही गया। कहा हुआ? कहा हुई गवा जीजा? आकाश ने हंसते हुए कमल की तरफ देखा और बोला, कमल, एक बात बताओ, जिस साले को राज साले जैसा साला मिलेगा, उस साले का क्या होगा? करम फूटे होंगे बेचारे के। और क्या जीजा, हमो यही सोचत रहन। कमल की बात सुनकर आकाश हंसते हुए लोटपोट हो गया। कमल अभी भी नहीं समझ पाया था उसने इतना फनी क्या ही कह दिया था। आकाश अभी हवेली से थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि एक काली स्कॉर्पियो उसकी गाड़ी के सामने आकर रुक गई। अमर ने अपने कमरे में घुसते ही फिर से राधा को कॉल किया। राधा खुद को कमरे में बंद कर बस रोए जा रही थी। फोन बजा, स्क्रीन पर अमर का क्यूट सी फोटो थी। अमर का फोन देखते ही वो फोन को सीने से सटाकर और जोर से रोने लगी। दो तीन बार पूरी बहल गई। राधा ने फोन नहीं उठाया। अमर ने व्हाट्सएप खोला, बहुत देर तक राधा की डीपी देखता रहा, फिर मैसेज टाइप किया। इश्क है या इबादत अब कुछ समझ नहीं आता, एक खूबसूरत ख्याल हो तुम जो दिल से नहीं जाता। राधा ने व्हाट्सएप खोला, मैसेज पढ़ा और फिर से रो पड़ी। रोते रोते बिस्तर पर लेट गई और उसके आंसू उसके तकिए को भिगोने लगे। इधर आकाश ने कार का शीशा खोला। सामने वाली गाड़ी से राज उतर रहा था। हमेशा की तरह मुंह से पान मसाला बह रहा था। बालों को जेल लगाकर सेट किया था। चश्मा दबंग स्टाइल में शर्ट के पीछे ठुसा हुआ था। इस बार कार में तीन चार हट्टे कट्टे लोंडे भी बैठे हुए थे। उन लड़कों को देखकर आकाश को हंसी आ गई। अच्छा, राज इस बार जेड सिक्योरिटी के साथ आए हैं। राज उसके करीब आकर तैस में बोला, पिछली बार किस्मत से बच गए थे ना? उसकी बात पूरी होने से पहले ही आकाश बोला, हाँ, बहुत किस्मत से तुम बच गए थे। ऐसे में तुम्हें घर में आराम करना चाहिए था। बची कुची चार पांच हड्डियां तुड़वाने के लिए चले आए। राज के दांत किटकिटा गए। उसने गुस्से से आकाश का कॉलर पकड़ लिया। तुम यहाँ से जिंदा वापस शहर नहीं जा पाओगे आकाश बाबू। आकाश एकदम सीरियस होकर घूरती निगाहों से अपने कॉलर को पकड़े हुए राज के हाथ को देख रहा था। राज बार बार उसके कॉलर को झिटक रहा था। कमल घबरा गया। वो समझ गया महादेव का तीसरा नेत्र खुलने ही वाला है। ए जीजा, जीजा चलो वापस। क्या करना इसके पचड़े में पड़कर? छोड़ो ना जीजा, जैसा है वैसा ही बना रहने दो। उसकी बात सुनकर आकाश मुस्कुराने लगा और हंसते हुए राज की गर्दन को पीछे से धर दब लिया। अरे अरे, इन्हें क्यों मारोगे? आखिर ये तो होने वाले समधी हैं हमारे। कमल और राज दोनों ही उसकी बात सुनकर चौंक गए थे। का का मतलब जीजा?
मतलब ये साले साहब, ये राज तुम्हारे होने वाले जोड़ीदार हैं। इनकी बहन हमारे घर की छोटी बहू बनेगी। राज गुस्से में घूंसा मारने के लिए हाथ आगे बढ़ाता, इससे पहले ही आकाश ने उसकी गर्दन को अपने पंजे में जकड़ लिया। बेचारा घू घू की आवाज़ें निकाल रहा था। इससे पहले कि साथ वाले लोंडे आकाश पर हमला करते, आकाश ने राज को उन्हीं लोगों की तरफ धक्का दे दिया और बोला, एक बात समझ लो राज, तुम्हारी बहन दुल्हन बनकर मेरे ही घर आएगी, चाहे प्यार से या जबरदस्ती से। तुमने अभी मेरी गुंडागर्दी देखी नहीं है। राज गुस्से में तप रहा था। आकाश उसे धमकी देकर अपनी कार में बैठकर वापस घर चला आया। राज घर के अंदर घुसा, क्रोध में तमतमाया। राज बस राधा को ही ढूंढ रहा था। घर में घुसते ही वो तीर की तरह सनसनाता हुआ राधा के कमरे के बाहर पहुंच गया। धाड़ की आवाज के साथ दरवाजा खुला। राधा जो तकिए में मुंह घुसाए रोए जा रही थी, उसने सिर उठाकर दरवाजे की तरफ देखा। लाल आंखें लिए राज ने राधा का हाथ पकड़कर मरोड़ दिया और घसीटता हुआ कमरे के बाहर ले आया। राधा दर्द से चिल्ला रही थी। हाथ छोड़ो दादा, लग रही है। मैंने कहा हाथ छोड़ो मेरा, मुझे दर्द हो रहा है। राधा दर्द से बिलख रही थी। राज ने उसका हाथ घसीट कर उसे हॉल में धकेल दिया, जहां उदय सिंह बैठे नौकरों से सगाई की तैयारियों के बारे में बातें कर रहे थे। क्या क्या हुआ राज? उसका हाथ छोड़ो। राज आंखें तरेरता हुआ उदय सिंह के सामने पहुंचा और उंगली उनके चेहरे के सामने करता हुआ बोला, बोला था ना मैंने, बोला था ना आपसे, अब भुगतो अंजाम। ये शहर से अपना आशिक लेकर आई है। कहकर राज राधा को खा जाने वाली नजरों से घूरने लगा। राधा का पूरा शरीर डर के मारे कांप रहा था। उसकी आंखें रो रो कर सूज गई थी। उदय सिंह ने उसकी तरफ देखा। राधा ने सर झुका लिया। बोल ना साली, बोलती क्यों नहीं? राज ने राक्षसों की तरह राधा के बाल पकड़कर नोच लिए। राधा तड़प उठी। उदय सिंह ने सोचा शायद राज आकाश से मिल गया हो और उसे कोई धोखा हो गया। वो राज को समझाते हुए बोले, राज, राधा को छोड़ो। जिस लड़के से तुम मिलकर आए हो वो राधा का बॉस है, बस और कुछ नहीं। राज को इस बात की जलन तो थी ही कि आकाश भूमिका का पति था। ऊपर से उसके छोटे भाई के साथ राधा की शादी की बात ने घाव पर नमक का काम कर दिया। आपको कैसे पता वो सिर्फ इसका बॉस है? क्या पता शहर में किस किस को खुश करती फिरती है आपकी लाडली। राधा ने उसकी बात सुनते ही पलटकर उसके मुंह पर जोरदार तमाचा रसीद कर दिया। खबरदार, अगर तुमने आकाश सर के बारे में एक और शब्द भी कहा तो क्या बहुत याराना है ना तेरा, तेरे बॉस से? राज ने राधा को उसके कमरे में फर्श पर धकेल दिया और बाहर से ताला लगा दिया। कोई भी इस कमरे के आसपास भी नहीं जाएगा। राज के व्यवहार से उदय सिंह अंदर तक हिल गए थे, लेकिन राज के ऐसे व्यवहार पर भी वो चुप रह गए। जो भी हो, वो अपनी बेटी से प्यार करते थे। राधा की चुप्पी ने उन्हें कहीं ना कहीं और भी बेचैन कर दिया था। वो राधा के मुंह से सब कुछ जानना चाहते थे। इधर आकाश बाबू घर के रास्ते पर होते हैं। कार में गाना बज रहा था, आज फिर तुम पे प्यार आया है, बेहद और बेसुमार आया है। भूमिका की को याद कर आकाश मुस्कुरा उठा। सड़क के किनारे एक छोटी सी लड़की फ्रॉक पहने, सर पर चौंठे गूंथे, काले रिबन लगाए हुए, मोगरे के फूल के ताजा गजरे लिए बैठी थी। आकाश को बेवजह उस बच्ची पर भी बहुत सारा प्यार आ गया। बेचारी कितनी उदास थी। आकाश ने कार रोककर उससे पूछा, ये गजरे कैसे दिए? 15 रुपए का एक है बाबूजी, आप 10 दे देना। वो ग्राहक के चले जाने के डर से बोली। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? चौथी में। और ये फूल क्यों बेचती हो? अम्मा बेचती है, 4 दिन से उनकी तबीयत खराब है तो हम ही बेच रहे हैं। अम्मा के लिए दवाइयाँ ले जाएंगे। आकाश ने मुस्कुराते हुए उससे एक गजरा ले लिया, प्यार से उसके गाल खींच लिए और उसे 2000 का नोट देकर गाड़ी आगे बढ़ा दी। वो बच्ची चिल्लाती रह गई, बाबूजी छुट्टे नहीं है हमारे पास, छोटा नोट दे दो। आकाश साइड मिरर में उस लड़की को देख रहा था। वो बार बार नोट देखकर मुस्कुराते हुए हाथ हिला रही थी। आकाश ने भी विंडो खोलकर उसकी तरफ हाथ हिलाया। वो खुश हो गई। कमल उसकी दरियादली देखकर हैरान हो गया। भूमि बहुत किस्मत वाली है जो आप जैसा आदमी मिला। हमें तो राज की बहन पर बहुत तरस आता है। न जाने उसे किसकी गांठ बांध आएगा वो हरामी। चिंता मत करो, उसकी बहन को भी कोई मेरे जैसा ही मिलेगा, या शायद मुझसे भी अच्छा। आकाश ने कमल को आंख मारते हुए कहा, तो वो भी मुस्कुरा दिया। जीजा,
आप ये काहे बोले कि उसकी बहन आपके घर ही आएगी? काहे कि हमारे अमर बाबू राधा को पसंद करते हैं और वो भी करती है, और मैं अपने भाई के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। कमल पेट पकड़कर हंस पड़ा। अब उसे समझ आ रहा था आकाश ने राज के जीजा वाली बात क्यों कही थी। आकाश ने कार से ही राधा को मैसेज किया, जिंदगी एक ही बार मिलती है राधा, क्या पता अगला जन्म हो ना हो। अपने दिल की सुनो और वही करो। थोड़ी ही देर में दोनों घर पहुंच गए। अमर थोड़ा सा उदास था। राधा ने पिछले 4 दिन से उससे बात नहीं की थी। उसका मैसेज रीड करके भी उसे रिप्लाई नहीं दिया था। अमर को बुरा लग रहा था। भूमिका हाथ में कटोरी लिए अमर के कमरे में घुसी। तुम अभी भी राधा के बारे में सोचकर उदास हो क्या? अमर उसे देखकर मुस्कुरा दिया। चिंता ना करो, ये आएंगे तो हम इनकी अच्छी खासी क्लास लेंगे। तब तक तुम ये खाओ, कहकर भूमिका ने हंसते हुए कटोरी अमर की तरफ बढ़ा दी। अमर ने उसके हाथ से कटोरी ले ली। उसे देखकर समझ नहीं आया कि वो क्या है, लेकिन उसने जल्दी से एक चम्मच भरकर मुंह में रख लिया। वाह, क्या स्वाद था! अमर को मुंह में घुलते मीठे चावलों का बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन उसने ऐसी खीर पहले कभी नहीं खाई थी। भूमिका, ये खीर है ना? हमारे घर में तो ऐसी खीर नहीं बनती। हम्म, क्योंकि इस खीर में चावलों को दूध की जगह गन्ने के रस में पकाया जाता है। अभी पिताजी एकदम ताज़ा गन्ने का रस निकलवा कर लाए थे, तो हमने सोचा कुछ मीठा बना दे। तुम्हें पसंद आई? तुम इतना कुछ बना लेती हो भूमिका, ये खीर तो वाकई बहुत टेस्टी है। अमर बस आंखें बंद किए खीर का स्वाद लिए जा रहा था। इतने में आकाश और कमल भी घर पहुंच गए। कमल आते ही चक्की पर चला गया। शादी के बाद अब चक्की खुली थी, तो उसे काफ़ी काम भी था। आकाश कार में से अपने बैग्स निकालने लगा। अनूप जो बाहर ही मुखिया जी के साथ कुर्सी पर बैठकर बातचीत कर रहे थे, आकाश को सामान निकालता देखकर बोले, अरे बेटा, कल सुबह ही तो निकलना है, सामान कार में ही रहने दो। नहीं डैड, कोई कहीं नहीं जा रहा, हम अभी कुछ दिन यहीं रुकेंगे। अनूप के साथ साथ मुखिया जी भी आकाश की बात सुनकर हैरान रह गए। रात के 12 बज रहे थे। उदय सिंह हॉल में स्विंग चेयर पर बैठे हुए थे। उनकी नज़रें राधा के कमरे पर लटके हुए ताले पर टिकी थी। आज राधा से किसी ने खाने तक का नहीं पूछा था। उदय सिंह राज का स्वभाव जानते थे। बचपन से इकलौता लड़का होने के कारण इतना लाड़ प्यार दिया गया कि वो बिगड़ैल हो गया। बची कुची कसर घटिया संगत ने पूरी कर दी। अब वो मिजाज का इतना गर्म हो चुका था कि बात बेबात राधा को पीटना उसकी आदत बन गई थी। अब अगर उदय सिंह जी उसे किसी काम के लिए रोकते, तो वो उन पर भी हाथ उठा सकता था। उदय सिंह की आंखें नम थी। वो उठे, किचन की तरफ गए, एक प्लेट में खाना लगाया और डुप्लीकेट चाबी से राधा का दरवाज़ा खोला। कमरे में बिस्तर के कोने में राधा अपनी माँ की तस्वीर लिए सिसकियाँ भर रही थी। उदय सिंह बहुत प्यार से खाने की प्लेट उसके पास लेकर गए। राधा बेटा, खाना खा लो। पापा, आप आप यहाँ क्यों आए? दादा ने देख लिया तो आप पर गुस्सा करेंगे। मेरी टेंशन ना लो, तुम खाना खा लो। उदय सिंह ने खाने का एक निवाला राधा की तरफ बढ़ाते हुए कहा। राधा फपक फपक कर रो पड़ी। आप इसमें थोड़ा सा जहर मिला दो पापा, फिर मैं इसे तसल्ली से खाऊंगी। ऐसा नहीं बोलते राधा बेटा, चलो मुंह खोलो जल्दी से। उदय सिंह दूसरे हाथ से राधा का सिर सहला रहे थे। पापा मुझे बताइए, आखिर गलती क्या है मेरी? यही ना कि मैं लड़की बनकर पैदा हुई। अगर लड़का होती तो मुझे भी दादा की तरह कुछ भी करने की आज़ादी दी जाती, है ना पापा? नहीं राधा, ऐसा कुछ नहीं है। तुम आज़ाद ही हो बेटा। लड़की की शादी का मतलब उसकी आज़ादी छीनने से तो नहीं होता। क्यों नहीं होता? वो लोग नहीं चाहते कि एमबीए पूरा करूं। वो नहीं चाहते कि मैं शादी के बाद नौकरी करूं। ये आज़ादी छीनना नहीं तो फिर क्या है? मैंने इतनी पढ़ाई लिखाई इसलिए तो नहीं की थी ना पापा। उदय सिंह जी जानते थे राधा सही कह रही है, लेकिन हालात के आगे वो बिल्कुल लाचार महसूस कर रहे थे। पापा, मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं अपनी पढ़ाई पूरी करूं, अच्छी नौकरी करूं और अपनी पसंद के लड़के से शादी करूं। और तुम किसे पसंद करती हो राधा? राधा ने सिर झुका लिया। उसके सामने अमर का क्यूट सा मुस्कुराता हुआ शैतान चेहरा आ गया। उसके रोते हुए चेहरे पर हंसी आ गई। दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को यहीं रोकते हैं। मिलते हैं कहानी के नेक्स्ट पार्ट में और जानते हैं कि क्या राधा की शादी अमर से हो पाएगी या नहीं।
दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं कहानी के एक और पार्ट में, तब तक के लिए शुक्रिया।